This is artist Anand, which is presenting a video on railway service pension rules 1993. इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों इसमें अगर पेंशन रूल्स, पेंशन मैनुअल अगर आप देखेंगे तो पेंशन मैनुअल 1993 को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और इसमें करीब करीब 108 रूल्स हैं। तो उन सभी रूल्स की हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। सारे जो इसके जो PDF वगैरह रहेंगे वो आप खुद अच्छे से रीड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रेट कर सकते हैं। हो सकता है मैं अगर कुछ इंटरप्रेट करने में या समझाने में अगर अनेबल रहा तो आप खुद भी उसको पढ़ के और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो समझो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सभी लोगों के लिए जो भी एज अ रेलवे एम्प्लॉई हैं और एक न एक दिन वो भी पेंशनर बनेंगे ही। तो जब उनका पेंशन या पेंशन सेटलमेंट होगा तो उस कंडीशन में वो खुद अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे कि उनको कितनी पेंशन मिल रही है, कितनी पेंशन के लिए एलिजिबल है। मतलब एवरीथिंग आपको इसमें क्रिस्टल क्लियर तरीके से कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। तो मेरे साथ बने रहिए। 1 से लेके 108 रूल्स तक सभी रूल्स के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप LDC या GDC या किसी और प्रकार के डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपना सिर्फ एक नॉलेज अपडेट भी करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसके सारे पार्ट देखिए, एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं जिसमें कि रूल 1 से लेके 108 तक हैं। कुछ रूल में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, कुछ रूल में थोड़े छोटे हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, इसलिए मैं इसको पार्ट में बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ये है दोस्तों हम लोगों का पेंशन मैनुअल या रेलवे सर्विस पेंशन रूल 1993। तो इसमें देखिए कि इसको पार्ट 1 में मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स हैं। पार्ट 1 में हम कुछ रूल का कवर करेंगे, कुछ रूल जो है कवर करेंगे हम लोग पार्ट 2 में। इस तरह से इसके जितने भी पार्ट में कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी बनाने के लिए। तो पार्ट 1 में हमने लिया है चैप्टर 1 और इसका प्रीफेस मतलब चैप्टर 1 में इसे प्रीफेस दिया हुआ है। इसमें 5 रूल दिए हुए हैं चैप्टर 1 में, 1 से लेकर 5 तक। तो उन सभी रूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो है पेंशन रूल जो है सभी रेलवे एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल है। पेंशन मैनुअल 1990-50 में, ये जो पहले जो था ये 1990-50 था और उसका जो है डिटेल में अगर आप पढ़ना रहेगा तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 1971 के एडिशन में आपको डिटेल मिलेगा। और ये जो टाइटल है रेलवे सर्विस पेंशन रूल 1993, द कंपाइलेशन एक्चुअली एम्बॉडीज, इसमें कौन कौन से 3 पार्ट मेनली डिवाइड हैं। तो इसको रेलवे सर्विस पेंशन रूल पार्ट 1 में दिया, पार्ट 2 में दिया हुआ है रेलवे सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स, मतलब एक में आ गया पेंशन के रूल्स, दूसरे में आ गया कम्यूटेशन के बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन। तो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं 3 पार्ट के बेस पे ये सारी मेरी जितनी भी सीरीज रहेगी, जितनी भी वीडियो बनती है वो सारी इसी पे डिपेंड करेगी, रिलेटेड रहेगी। तो इसको हम लोग ये पार्ट 1 का चैप्टर हो गया। अब जो है अगर देखा जाए तो ये एक पेंशन का एक सिस्टम रेलवे में या इंडियन रेलवे में या इंडिया में किस आर्टिकल के आधार पर मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 309, जो ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो पेंशन के लिए फर्दर पेंशन रूल्स को इम्प्लीमेंट करे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए। तो ये अगर देखा जाए, पूछा जाए कि पेंशन किस आर्टिकल के कारण एम्पावर की गई है प्रेसिडेंट को, तो ये 309 रहेगा इसके बारे में। तो 309 आर्टिकल नंबर 309। अब इसका रूल नंबर 1 आगे जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का रूल नंबर 1 आ जाएगा, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट, है ना। तो इसका नाम रहेगा रेलवे सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2013। ये अमेंडमेंट हुआ है इसमें 2013 में, उसमें जो करेक्शन होना था वो हुआ, इसलिए इसको अमेंडेड रूल बोला गया है 2013। अब जहाँ पर कि कहीं और इसके बारे में अगर मान लो एक्सप्रेसली इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, विस्तार नहीं किया गया, तो उसको छोड़कर दे शिल कम इनटू फोर्स ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब जिस दिन ये पब्लिकेशन होगा ऑफिशियल गजेट में उस दिन से इसको इन्फोर्स माना जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर में रूल नंबर 2 में आ जाएगा एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन किस पे है, मतलब किन लोगों पर एप्लीकेबल रहेगा। तो अगर कहीं और इसके बारे में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, विस्तृत नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है, तो उसके अलावा दीज रूल शेल फॉलोइंग रेलवे सर्वेंट, कौन कौन से रहेंगे। तो एक तो कोई भी ग्रुप डी एम्प्लॉई
जो कि पेंशनेबल सर्विस में था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन सिस्टम फॉर रेलवे सर्वेंट रूल, मतलब 16 नवंबर 1955। हाँ तो दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, मैं एक पेन ले लेता हूँ। इसमें कोई भी एनी ग्रुप डी एम्प्लॉय क्योंकि हुआज पेंशनेबल, जो कि पेंशनेबल था मतलब जिसको पेंशन मिलना चाहिए थी बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन सिस्टम, जब ये पेंशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था 16 नवंबर 1957, उससे पहले उसको मिलेगी। या फिर एनी नॉन पेंशनेबल रेलवे सर्वेंट, कोई भी ऐसा नॉन पेंशनेबल रेलवे सर्वेंट जो कि सर्विस में था 16 नवंबर 1957 को, एंड हु इलेक्टेड टू बी गवर्न बाय दिस रूल, जिसने ये चुना है कि मुझे इस रूल में, मतलब उसने ऑप्शन दिया है, इलेक्ट किया है कि इस रूल में उसको शामिल किया जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एनी नॉन पेंशनेबल रेलवे सर्वेंट, ऐसा कोई नॉन पेंशनेबल रेलवे सर्वेंट हुआ इन 1 जनवरी ऑफ 1986 में वो था और उसने नहीं चुना है डिड नॉट ऑफ द गवर्नर बाय दिस स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल, और जिसने ये नहीं चुना है था स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड रूल्स को, वो भी इसमें रहेगा। फिर देख लेते हैं रूल नंबर, मतलब इसमें 4 नंबर कंडीशन कि अ पर्सन एंटरिंग द रेलवे सर्विस ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर, या तो 16 नवंबर या उसके बाद में अगर वो ज्वाइन हुआ है, एक्सेप्ट अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन री एम्प्लॉयमेंट, उसको उस एम्प्लॉय को छोड़कर जो कि री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, अगर वो री एम्प्लॉयमेंट होता है सुपर एनुएशन के बाद में, तो उसको छोड़कर ये जो है ये 16 नवंबर के बाद जो लोग जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हुए उनके ऊपर ये लागू रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी दी गई है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय जो कि 1 जनवरी 2004 से बाद में भर्ती हुआ, उसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब उसके लिए तो न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया गया एनपीएस, तो उसको छोड़कर ये सभी लोगों पर ये लागू रहेगा। अब देख लेते हैं इसको 4 नंबर की, इसमें रूल नंबर 4 क्या कहता है। तो मीनिंग ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेशन डॉट नॉट इंडेफिनाइट इन दिस रूल, जो भी वर्ड का मीनिंग है वो इसमें इंडेफिनाइट रहेगा। वर्ड एक्सप्रेशन एंड यूज्ड हियर इन नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द कोड शैल बी मीनिंग रिस्पेक्टफुल इन साइन टू दिस कोड, जो इसमें मैनुअल कोड में दिया गया है, जो उसका वर्ड का मीनिंग है वो उसमें एक्सप्रेस किया गया, उसी के अनुसार मतलब वो रहेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस, रूल नंबर 5 बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम सर्विस से एंड पोस्ट टू विच दिस रूल डू नॉट, जिस पे कि ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगी, क्या उसकी शर्तें रहेंगी। तो उस कंडीशन में अगर मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट है हुज सर्विस वाज पेंशन है, उसकी सर्विस पेंशनेबल है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उसके लिए बिकम एलिजिबल हो जाएगा सब्जेक्ट टू दिस रूल। कौन से रूल? इफ़ ही इज़ परमानेंटली ट्रांसफर टू रेलवे सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1957 से पहले अगर उसका ट्रांसफ़र हुआ है तो उस कंडीशन में वो पेंशनेबल रहेगा। इसका रूल नंबर 2 देख लेते हैं कि वेयर सब रूल नंबर 1, जहाँ पर ये वाला रूल सब रूल नंबर 1 अप्लाई होता है और उस कंडीशन में एनी अमाउंट पेड बाय सच रेलवे सर्वेंट के द्वारा जो अमाउंट पेड किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड में या फिर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में वाइल इन प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, जब वो पिछले एम्प्लॉयमेंट में था, है ना, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, उस पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो उसके टू हिज क्रेडिट, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और शैल बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू न्यू अकाउंट विच इज स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, उसमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। द प्रीवियस सर्विस रेंडर्ड बाय सच गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब प्रीवियस जो सर्विस थी उस एम्प्लॉय की वो अकाउंट उसके टेकन की जाएगी अकाउंट में, मतलब उसके कंटिन्यू हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स टू एक्सटेंड परमिशिबल अंडर दीज रूल। अब देखते हैं कि रूल नंबर 6 क्या बोलता है। रेगुलेशंस ऑफ क्राइम रेगुलेशंस ऑफ क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन, ये जो है यहाँ से दोस्तों 6 नंबर से रूल नंबर 6 से हो जाता है चैप्टर नंबर 2 चालू,
1 से लेकर 5 तक चैप्टर 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 2 में दिया हुआ है 6 नंबर से लेकर फर्दर जितने रूल्स आएंगे वो हम लोग देखेंगे। एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन, कोई भी ऐसा क्लेम जो पेंशन के लिए हो या फैमिली पेंशन के लिए हो, वो रेगुलेट किया जाएगा द प्रोविज़न ऑफ दिस रूल्स, ये जो रूल्स हैं उसमें प्रोविज़न दिया हुआ उसके अनुसार उसे रेगुलेट किया जाएगा। जब रेलवे सर्वेंट या तो रिटायर होता है या इज़ रिटायर्ड किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है या इज़ अलाउड टू रिज़ाइन, या उसे परमिट किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि रिज़ाइन कर सकता है, या फिर वो डाई या एक्सपायर हो जाता है, जो भी केस हो उसके अनुसार उसको पेंशन और फैमिली पेंशन को रेगुलेट किया जाएगा इन रूल्स के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अनुसार। द डे ऑन विच द रेलवे सर्वेंट्स रिटायर, जिस दिन रेलवे सर्वेंट रिटायर होता है या रिटायर किया जाता है या डिस्चार्ज होता है या डिस्चार्ज किया जाता है या उसको अलाउ किया जाता है रिज़ाइन के लिए या उसकी डेथ हो जाती है, जो भी केस होगा सेल बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट वर्किंग डे। तो जिस दिन भी ये कंडीशन उसको होगी उस दिन उसको लास्ट वर्किंग डे ट्रीट किया जाएगा और उसी दिन से उसको रिटायर माना जाएगा। लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस, अब दोस्तों की मान लो कोई एम्प्लॉई है वो रिटायर हो गया और उसको कितनी पेंशंस दी जा सकती है, तो एक रेलवे सर्वेंट शेल नॉट अर्न 2 पेंशन, कोई भी रेलवे सर्वेंट है जो 2 पेंशन ले नहीं सकता, क्योंकि पेंशन दोस्तों इसलिए दी जाती है कि उसको उसका सोशल लाइफ सिक्योर हो जाए, वो बाद में परेशान ना हो उसको फाइनेंशियली, क्योंकि उसने जब तक वो अर्निंग एज में था तब तक तो उसने गवर्नमेंट की सेवा की, उसके बाद अगर रिटायर होता है तो उसको पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन देने का मतलब ये नहीं कि उसको एक से अधिक पेंशन, तो उसको सिर्फ एक ही पेंशन दी जाएगी और सेम टाइम बाय द सेम कंटिन्यूस सर्विस, है ना। और एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन रूल नंबर 34, अब इसका रूल नंबर 34 क्या बोलता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसको छोड़कर द रेलवे सर्वेंट हु हैविंग रिटायर ऑन अ सुपर एन्यूएशन पेंशन, जो सुपर एन्यूएशन पेंशन पे रिटायर होता है या फिर रिटायरिंग पेंशन पे होता है, सब्सिक्वेंटली री एम्प्लॉयड हो जाता है और उसके बाद में री एम्प्लॉय अगर होता है तो वो जो है उस री एम्प्लॉयमेंट की जो सर्विस करेगा उसके अनुसार जो मतलब उसके लिए वो पेंशन नहीं ले पाएगा उसमें, और ना ही उसके लिए उसे ग्रेजुटी या दी जाएगी री एम्प्लॉयमेंट को। तो एक प्रकार से एडॉक या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे उसको रखा जाता है। अब दूसरा समझ लेते हैं दोस्तों कि रूल नंबर 8 क्या बोलते हैं। इसका रूल नंबर 8 बोलता है कि पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। तो पेंशन दोस्तों आर्टिकल 309 के अनुसार पेंशन इसलिए दी जाती है कि अगर मान लो एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट उसका व्यवहार किसी प्रकार से प्रेजुडिशियल ना हो किसके लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो कि जिससे कि देश को या किसी प्रकार का खर्चा हो। तो सॉरी दोस्तों फोन आया था। तो इसमें पेंशन सब्जेक्ट टू गुड फ्यूचर गुड कंडक्ट, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छे नागरिक रहने के कारण आपको पेंशन दी जाती है। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट होने के आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसको लीक कर दो जो कि आपके राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो, तो इस टाइप से अगर व्यवहार करता है तो उसकी पेंशन को बंद भी किया जा सकता है। तो यही इसके बारे में दिया हुआ है कि फ्यूचर गुड कंडक्ट शेल बी एम्प्लॉय कंडीशन एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड कंटिन्यूशन अंडर दिस रूल। उसको कंटिन्यूशन रखना नहीं रखना वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर होता है। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो चाहे अगर मान लो उसको लगता है तो वो राइटिंग में दे सकती है कि विथहोल्ड मतलब पेंशन रोक दी जाए या विदड्रॉ पेंशन और उसकी पेंशन को पूरा बंद कर दिया जाए, या फिर अ पार्ट ऑफ देयर ऑफ उसमें से कुछ हिस्सा परमानेंटली फॉर अ स्पेसिफाई पीरियड, कुछ या तो हमेशा के लिए या फिर कुछ पीरियड के लिए उसे रोक दिया जाए, होल्ड अप कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। इफ़ द पेंशनेबल, अगर मान लो वो पेंशनेबल कन्विक्टेड होता है इन अ सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिस मतलब गंभीर कदाचार, ग्रेव मिसकंडक्ट में अगर वो कन्विक्ट होता है तो उस कंडीशन में उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे सकती है राइटिंग में कि उसे विथहोल्ड किया जाए या पार्सली कर दिया जाए, इस टाइप से एक ऑर्डर दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से ये किया जा सकता है। तो प्रोवाइडेड व्हाट द पार्टी से, लेकिन जहाँ पर अगर मान लो उसका कुछ पार्ट विदहेल्ड या विड्रॉ किया जाता है या रोका जाता है तो
तो उस कंडीशन में सच पेंशन शेल नॉट बी रिड्यूस बिलो द अमाउंट ऑफ, जो मिनिमम पेंशन है दोस्तों आज की डेट में, ये अमाउंट पहले 3,500 था, अब 9,000 रुपये हो गया। तो 9,000 से कम ये नहीं हो सकता। अगर मान लो कुछ पार्सल उसको अपहेल्ड किया है या उसको रोका है, तो उस कंडीशन में कम से कम 9,000 पेंशन तो देना ही पड़ेगा। या कम्प्लीटली अगर रोकते हैं तो वो अलग इस बात है, लेकिन अगर पेंशन दी रह गई तो कम से कम इतनी देना चाहिए। वेयर अ पेंशनर इज कन्विक्टेड फॉर अ सीरियस क्राइम, अगर कोई पेंशनर है जो सीरियस क्राइम के में कन्विक्ट होता है, कोर्ट ऑफ लॉ से अगर उसको कन्विक्ट किया है, तो जो 1 नंबर में जो था अभी, वो शेल बी टेकन इन टू लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द कोर्ट रिलेटेड टू सच कन्विक्शन। तो एक जो कन्विक्शन के लिए उसको जजमेंट को मतलब प्रकाश में लाना पड़ेगा कि सीरियस क्राइम किया है उसने, सब रूल नंबर 1 के अनुसार। इन केस ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर रूल नंबर 2, अगर मान लो इस रूल नंबर 2 में फॉलिंग नहीं आता है, इफ द अथॉरिटी रिफर्ड इन सब रूल नंबर 1 कंसिडर करती है कि पेंशनर इज प्राइमा फेसी, जो पेंशनर है वो प्राइमा फेसी गिल्टी या ग्रेव मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, तो इट शेल बिफोर पासिंग एन ऑर्डर टू द सब रूल नंबर 1, तो वो ऑर्डर पास करने से पहले क्या करेगा, सर्व अपॉन द पेंशनर अ नोटिस, वो एक नोटिस पेंशनर को नोटिफाई करेगा, सर्व करेगा, और जिसमें कि एक प्रपोज टू बी टेकन, उसमें कि जो एक्शन लेना है उसके बारे में प्रपोज किया जाएगा, ऑन विच इट इज़ स्टॉप टू बी टेकन और कॉलिंग अपॉन हिम टू सबमिट, और उस नोटिस के आधार पर उसको एक अपना व्यू देना पड़ेगा, अपना एक सफाई देनी पड़ेगी कि सबमिट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज की। 15 डेज में मतलब एक प्रकार से सो कॉल नोटिस किया कि आपकी पेंशन को बंद क्यों ना कर दिया जाए, कारण बताया, तो उसमें उसको 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के बाद रिसिप्ट ऑफ नोटिस आर सच फर्दर टाइम नॉट एक्सीडिंग 15 डे, और जो फ्यूचर फर्दर जो टाइम है 15 दिन से ज़्यादा में भी अलाउ किया जा सकता है बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड सच रिप्रेजेंटेशन, और इस प्रकार उसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा विश टू मेक अगेंस्ट द प्रपोजल, अगर मान लो वो कोई देता है कि जो उसको प्रपोजल दिया, जो मतलब उसको नोटिस दिया, उसके अगेंस्ट में अगर आता है, तो उस पर फिर मतलब अपना एक क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या एक्चुअल फैक्ट क्या है। स्टैक इनटू कंसिडरेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया उसको कंसिडर किया जाए या नहीं, अगर किया जाता है सबमिट द पेंशनर क्लॉज नंबर 1 का जो ए है उसके अनुसार, है ना। तो वेयर द अथॉरिटी कम्पिटेंट, जो भी अथॉरिटी कम्पिटेंट है टू पास एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर पास करेगी सब रूल नंबर 1 के हिसाब से, इज द प्रेसिडेंट, जिसके अनुसार कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी यूनियन सर्विस कमीशन से इसके बारे में कंसल्ट करेगा ये ऑर्डर पास करने से पहले कि हम ऐसा ऑर्डर मतलब देने वाले हैं, तो उसमें आपका क्या व्यू है। और जब एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जाती है बाय रूल नंबर 1 के अनुसार, पास्ड बाय एनी अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट के अलावा, इन कंसल्टेशन विद द यूपीएससी, तो वो यूपीएससी से कंसल्ट करेगा, पास सच ऑर्डर ऑन सच अपील एज डीम्ड फिट, जो उसमें सही उचित बैठता है उसके अनुसार। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, मैंने इन रूल्स को सारे कंप्लीट डिटेल में अगर एनालिसिस किया है, तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन दिस रूल एक्सप्रेशन, अगर सीरियस क्राइम का क्या मीनिंग है, तो सीरियस क्राइम इंक्लूड एन ऑफेंस अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो 1923 है, उसके अनुसार जो है सीरियस क्राइम का उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया, वर्णन किया गया। अब देख लेते हैं कि ग्रेव मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एनी सीक्रेट, जैसा मैंने बनाया था कि जिसमें कि या तो कम्युनिकेट करे या डिस्क्लोज करे कोई ऐसी सीक्रेट को, मतलब बता दे ऑफिशियल कोड को, पासवर्ड को, जिस या जो कुछ स्केच प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इसके बारे में अगर मान लो किसी एनिमी को या किसी फॉरेन कंट्री को उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जो कि इवेंचुअली प्रीजुडिशियली अगर हो जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर से पेंशन उसकी हटाई जा सकती है, मतलब कम की जा सकती है या विड्रॉ की जा सकती है या उसे बंद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये है ग्रेव मिसकंडक्ट में। तो ये भी चीज़ पेंशनर को ध्यान रखना चाहिए कि पेंशन लेने के बाद ऐसा नहीं कि अब तो पेंशन मिल रही है तो अब वो राजा हो गया, कुछ भी करे। राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड और विड्रॉ पेंशन, तो
तो ये जो राइट प्रेसिडेंट को है कि अगर वो चाहे तो विथहोल्ड या विड्रॉ पेंशन कर सकता है। द प्रेसिडेंट रिजर्व फॉर हिमसेल्फ, प्रेसिडेंट को एक ये आर्डर है कि द राइट ऑफ विथहोल्डिंग या विड्रॉ पेंशन और ग्रेजुइटी भी कर सकता है या फिर दोनों कर सकता है, इधर इन फुल और पार्ट, या तो पूरा कर सकता है या पार्ट में पार्शियली कर सकता है। इधर चाहे तो वो परमानेंटली कर सकता है या किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर सकता है। ऑफ ऑर्डरिंग रिकवरिंग फ्रॉम द पेंशन और ग्रेजुइटी, या फिर अगर मान लो